आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम भारत की खोज का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया था, फिर बीच में रह गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सिंधु घाटी है उस पर किस तरह से जो मोहनजोदड़ो है, आपने पहले 6th में पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो और उसके बारे में कि किस तरह से उसके जो खुदाई के समय जो हमें वो मिले थे, औजार वगैरह मिले थे, उससे किस तरह की वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता, उसके बारे में पता चला था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, कि भारत के की सभ्यता जिसके कुछ अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो में, जो पश्चिमी पंजाब और हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही एक दूसरे से दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इनके खंडरों की खोज से ये संदेह हुआ कि बहुत से नगर अवशेष यहाँ पर दबे पड़े होंगे। ये जो इतिहासकार थे, इन्होंने इसका ये लगाया कि भाई यहाँ पर कुछ जो है दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा, जो प्राचीन यानी मनुष्य ने बसाया हुआ है। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत तक फैली हुई थी। ठीक है, संभव है कि भविष्य में तो अतीत को उधार कर काम में लिया गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस रूप में मिली उसका अनुमान लगाया जाता है कि वह अत्यंत ही विकसित सभ्यता थी। यानी जिस रूप से उसके जो जैसे मिले थे औजार वगैरह मिले थे, तो हमें ये पता चलता है कि उसकी सभ्यता कितनी विकसित थी। ठीक है, वहां पर हजारों वर्ष लगे होंगे। आशा की बात है कि इसमें जो धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अब धर्मनिरपेक्ष सभ्यता क्या होती है? धर्मनिरपेक्ष सभ्यता होती है भाई जिसका कोई अपना निजी धर्म नहीं होता। तो खुदाई से यही पता चलती है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस में मेसोपोटामिया, मिशनस और संबंध स्थापित किए थे, यानी कि इन देशों से संबंध स्थापित किए थे। भाई यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए आते थे। और ये एक ऐसी नगर सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता थी जो कि सड़कों पर कतारें और दुकानें, छोटी छोटी दुकानें होती थी, सड़कों पर वो होती थी। और जैसे सिंधु घाटी के बीच में समय गुजरे तो उनके जानते थे कि भाई परिवर्तन हुआ। ठीक है, और तो जैसे 6-7 हजार चीजें, तो ये देखो मोहनजोदड़ो है। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि किस तरह यहाँ पर एक स्नान गृह है। ठीक है, ये स्नान गृह है यहाँ का, ये पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये इतना लंबा चौड़ा था, किसने पता चला है हमको? खुदाई के समय पता चला है कि उस टाइम पर कैसा होगा। अब है कि आर्यों का आना, कि भाई आर्य लोग सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर आए थे, कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ से आए थे और कैसे वो यहाँ पर आकर बसे। तो वो क्या थे कि उन्होंने कि उनकी कुछ जड़ें जो दक्षिण भारत से आकर मिल गई थी, और उसमें द्रविड़ जातियों को और भी बहुत से जो लोग थे वो आकर यहाँ पर बस गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई किसी ऐसी दुर्घटना से हुआ हो जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। भाई यहाँ पर जो है सिंधु नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। तो ये क्या कारण है? ये इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका नष्ट होने का कारण क्या था। तो उसमें एक कारण ये भी जोड़ा जा सकता है कि भाई सिंधु नदी में बहुत तेज बाढ़ आती थी, और बाढ़ आने से क्या होता था, वो सबको भाग ले जाती थी। दूसरा ये कारण हो सकता है, ये भी संभव है कि मौसम परिवर्तन होने के कारण क्या होता था, वो होती थी जमीन होती थी, वो क्या हो जाती थी, सूखी हो जाती थी। और उसमें क्या हो जाता था, सूखी होने के कारण वो जो जमीन होती थी वो रेगिस्तान बन जाती थी। रेगिस्तान बनने के कारण भी वहाँ पर जो है उसकी सभ्यता जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे वो है कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के कारण क्या थे। पहले आपने पढ़ा भाई इसके उदय होने के कारण क्या थे कि भाई यहाँ से आर्य आए थे, आर्य ने अपनी संस्कृति लेकर आए थे, किस तरह से होते। परंतु अब इसका था कि भाई किस तरह से उनका विनाश हुआ, कि भाई बाढ़ें आ जाती थी, रेगिस्तान मिट्टी उठती थी, उससे बहुत से मौसम परिवर्तन होता था। ठीक है, धीरे धीरे लोग यहाँ से चले गए थे। इस तरह से देखा जाए तो ये सारी सभ्यता धीरे धीरे जो थी कालखंडों के अनुसार बदलती रहती थी। ये तो था इसका कारण। अब पढ़ेंगे भी प्राचीनतम अभिलेख और धर्म ग्रंथ और पुराण क्या थे। सिंधु घाटी सभ्यता को से पहले समझा जाता था कि हमारे पास संचित सबसे पुराना इतिहास वेद है। वेद जो है सबसे पुराने इतिहास है। वेद के काल में मतभेद रहा। भाई इसका समय ये था कि भारतीय प्राचीन है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का ईशा पूर्व मानते हैं कि 500 मानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को पुराना साबित करने की प्रवृत्ति पड़ गई थी। ठीक है, अब वेद है, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व ये था कि उद्धारण करने के कारण क्या है
कि भाई कैसे मानव मस्तिष्क में कैसे व्यक्त किया कि मस्तिष्क सच में कितना अद्भुत होता है। कि वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? वेद की उत्पत्ति हुई है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। तो वेद का सीधा साधा अर्थ क्या होता है? कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। तो वेद का उत्पत्ति किससे हुई है? विद से, विद धातु से, और जिसका अर्थ होता है जानना। तो वेद का सीधा सा वो क्या है कि किसी भी समय के बारे में जानना। उनमें कुछ भी हो सकता है भाई, मूर्ति पूजा हो सकती है, देव मंदिर के बारे में हो सकता है, आत्मा के बारे में हो सकता है, मृत्यु के बारे में हो सकता है। तो ये सब क्या है? वेद है। ठीक है। उसके बाद है कि भाई सभ्यता के उषा काल में ही परवल और शायद कल्पना से जीवन में छिपे हुए थे। रहस्यों के बारे में जानना, किस तरह से रहस्य होते हैं, विश्वास के बारे में जानना। ठीक है, कि किस तरह से इनमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये सब क्या थे? ये वेद थे। कि वेद क्या है कि जब भी भारत की सभ्यता बाहर आई तो ऐसे दौर में भी है कि प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया, आनंद। ऐसे युगों से कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की चित्रकला, रंगमंच, सबका विकास हुआ है। तो ये सब क्या थे? ये सब सारे जो थे वेद थे। अब पढ़ेंगे भारतीय की संस्कृति की निरंतरता क्या थी। भारतीय संस्कृति की ये थी कि भाई कि आरंभ में एक ऐसी सभ्यता संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जिसमें परिवर्तनों के बाद आज भी बनी हुई है। ठीक है, कि साहित्य, दर्शन, कला, जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। कि आधुनिक युग की जाति व्यवस्था थी, यह व्यवस्था एक खास युग की थी, भाई उस युग में संतुलन प्रभाव थे। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी हुई थी कि ढांचे के भीतर बंधे रहते हैं, कि दिशाओं में विकास की मूल प्रतिक्रिया थी। तो ये थे आपके वेद के बारे में। अब पढ़ेंगे उपनिषद क्या है। उपनिषद का समय जो है ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है उपनिषद का समय? 800 के समय। यह एक ऐसा लंबा कदम था कि उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों का खोज करना, आधुनिक युग की वस्तुनिष्ठ व्यक्त करनी, फिर दृष्टिकोण वैज्ञानिकों का तर्क मौजूद करना, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, उपनिषदों का सामान्य झुकाव और अद्वैत की ओर जानना। ठीक है, ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे उपनिषद की। उपनिषद की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि सच्चाई पर बल देना, प्रार्थना पर प्रकाश और ज्ञान की कामना करना, सत्य की ओर चलना, अंधकार से मुझे बचाओ, प्रकाश की ओर ले जाओ। ये सब क्या है? ये सारे क्या है? हमारे उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषदों में से हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानि क्या है। भाई उपनिषदों में बराबर में इस बात पर जोर दिया गया है कि भाई शरीर स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो, और हम ये दोनों चीजें अगर अनुशासन में रहें, ठीक है, यानी मन और शरीर जो है दोनों स्पष्ट हों और अनुशासन में रहें, तो आत्मज्ञान की जरूरी होती है। ठीक है, चिंतन में सहज रूप होती है। यानी कि इस लेसन में आपको वेद, उपनिषद और इनके बारे में बताया जाता है, जिसमें आत्मा परमात्मा जो होती है ना, जो आप लोग पढ़ते हो, उसके बारे में पूरा लेसन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि भाई आत्मा परमात्मा से किस प्रकार मिलती है, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसके वो क्या है। तो ये सारे इसी पैराग्राफ्स के अंदर आते हैं। जैसे भौतिकवाद है, भौतिकवाद में भी आप आगे यही पढ़ने को मिलेगी। भाई ये भोज पत्रों पर लिखे जाते थे, ताड़ पत्रों पर लिखे जाते थे, कागज पर लिखने का चलन नहीं था। ये सारा वही है, जो पुस्तकें खो गई थी उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया था, उनकी रचना उपनिषद में ठीक बात हुई। इस तरह से ये है कि भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य है, पुरोहित, पुराणवंती और भौतिकवाद के परिचय विज्ञान विचारों का विरोध किया, वेदों आदि की घोषणा की गई। ये सारे क्या है? ये भौतिकवाद है, जिनमें हमारे जो लिखित हैं उनमें ये पता चलती कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, उनके बारे में है, जो जहाँ तक आपने सारा पढ़ा, ये मिक्स करके आपको दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।